हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि मैं अपलोड कर रहा हूं आपका विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। तो ये आपका सेट नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका फाइनल एग्जाम की तैयारी जो है स्टार्ट कर दी गई है कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं के लिए। तो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 10वीं का विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2। अगर आप लोगों ने 1 नहीं देखा तो चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख लेना सेट 1 को। यहाँ पे मैं सेट 2 को आज यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ कक्षा 10वीं के लिए, ठीक है। तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के भी शेयर करना। चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के प्रश्न को देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आप लोगों को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो टोटल 2 नियम है, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करने में वास्तविक और समान आकार का प्राप्त करना है, तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे उस वस्तु को वास्तविक और समान आकार का मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वक्रता केंद्र पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। अल्पतम दूरी जो होती है आपका 25 सेंटीमीटर। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत धारा होता है, मैंने पिछले वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 में भी वीडियो था, विद्युत धारा को आई से डिनोट किया, विद्युत का एसआई मात्रक पूछ रहे हैं, जिसको कि आई से डिनोट किया जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिसको कि ए से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। जो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है आपका ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका प्रश्न संख्या 6 बोलता है आपका विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे एक ऐसी चीज़ बताई गई है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ध्यान से देखना, मैं कहीं भी इस चीज़ को बता सकता हूँ। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका घरों में विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। यानी कि घरों में जो है विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़ा जाता है आपको बताना है। जैसे कि हम लोग मान लो मेन सोर्स है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वायर गया आपका किस में, एक परिपथ गया आपका, मान लो पंखा में चला गया है ना, दूसरा परिपथ चला गया आपका, दूसरा तरीका से हम लोग लाइट जला दिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अलग अलग जा रहा है हमारा। ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग पंखा में लेके गए, इसी में से हम लोग लाइट में लेके गए, इसी में से हम लोग कुछ और चला रहे, रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सबके लिए अलग अलग जाता है घरों में, ताकि सभी उपकरणों को समान तरीके से क्या मिल पाए, वोल्टेज मिल पाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम ना होकर के समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका डायनेमो, यानी कि जिसको कि विद्युत जनित्र कहा जाता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है डायनेमो, वो किस ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो मतलब कहने का मतलब है कि क्या होता है, जनरेटर जिसको आप लोग बोलते हो, जो शादी ब्याह में यूज किया जाता है, उसी को क्या जनित्र बोला जाता है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपके पास जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जल का तो उपयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी का कोई यूज नहीं है लेंस बनाने में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये मान लो कोई आँख हुआ है, यहाँ पे रेटिना, ये हो गया हमारा लेंस, यहाँ पे रेटिना जो होता है ना, इसके ऊपर हमारा क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो दृष्टि पटल भी इसको कहा जाता है हिंदी में। यहाँ पे आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो बताना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका संयोजन, अपघटन, और फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि हम लोग उसमें से श्वसन के द्वारा ऊष्मा निकलता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा इसमें से निकलता है। अगर ऊष्माशोषी होता है, ऊष्मा का अंदर लेना होता है ना। तो यहाँ क्या होता है, श्वसन के द्वारा हम लोग ऊष्मा निकालते हैं, CO2 निकलता है हमारे श्वसन के दौरान, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन
कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब मजबूत अम्ल है ना। तो ऑप्शन दिया गया पास एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या फिर फॉस्फोरिक अम्ल। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में पूछा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जिसको बोला था HCl, आप लोगों ने सुना होगा, जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है ना। उसके बाद पता है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका अपच या अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, कि जो पदार्थ पचता नहीं है, अपच उसको बोला जाता है ना। एंटीबायोटिक का, एंजालेसिक का, या फिर एंटासिड का, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया एंटीसेप्टिक का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ना क्वेश्चन नंबर 14 को बोला, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। अगर पोटेशियम को डालोगे पानी में तो क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी क्रिया करने लगता है, रिएक्शन कर देता है ना। आगे आप कहता है ऑक्सीजन, सॉरी, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, आपको बताना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ना क्वेश्चन नंबर 16 को क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका एथाइल एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है? एथाइल एल्कोहल जो होता है उसका क्रियाशील समूह क्या है? तो यहाँ पे एथाइल को मत देखो, सिर्फ यहाँ पे एल्कोहल को देखो। एल्कोहल का जो क्रियाशील समूह होता है वो क्या होता है? OH होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है वह निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात किया जा रहा है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा आता है? एल्केन आता है एक ठो, पहला एल्केन आता है, दूसरा क्या आता है? एल्कीन आता है। ठीक है, और एल्काइन जो होता है आपका क्या होता है? एल्कीन आता है यहाँ पे। और जो एल्काइन होता है आपका क्या होता है? असंतुलित हो जाता है। जो एक और एल्काइन होता है वो क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? एल्काइन, एल्केन और एल्कीन आता है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में क्या दिया गया आपके पास? ऑप्शन में पहला दिया गया है एथीन, यह क्या हमारा एल्कीन समूह है। एथाइन हमारा क्या है? ये वाला जो है क्या, असंतुलित वाला, यानी कि एल्काइल समूह है एथाइल, तो ये हमारा नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी में बेंजीन, ये भी नहीं होगा। मेथेन, ए भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर दोनों यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया? सबसे पहले एल्केन समूह का भी दिया गया यहाँ पे और एल्कीन समूह का दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेथेन का हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारे एल्केन को हम लोग प्रीफर करेंगे सबसे पहले, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ऐसे तो नहीं देगा जैकबोर्ड, है ना, कोई एक ही ऑप्शन देगा, फिर एल्केन का देगा, फिर एल्किल का देगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा किस पर आधारित, आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जब का परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, ये सब क्या है? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। जैसे कि आप लोग का सबसे पहले आपका था हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद हीलियम, उसके बाद इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है कुछ सिचुएशन। उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 बोलता है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पे बोल रहा है, तो काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका बार बार जैकबोर्ड में पूछा है, तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र था आपको याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जब मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम में भी ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा जो साइंस में आया हुआ था, कितना मार्क्स आया हुआ था? टोटल 95 मार्क्स आया हुआ था। ठीक है, जिसमें से मेरा क्या हुआ, 18 मार्क्स स्कूल से मिला था, जिसमें से 18 घटा दो, कितना बचा? यहाँ पे जो 77 मार्क्स था, मैंने 80 में से 77 मार्क्स लाया था पूरे साइंस में, यहाँ पे 80 मार्क्स का एग्जाम दे करके, है ना। तो कुछ इस तरीके से मेरा आया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से मैं आप लोग का तैयारी करा दूंगा साइंस का, है ना। और आपका वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में देखा बोलता है आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना। तो ऑप्शन दिया आपके पास क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 या फिर CO2 तथा जल, या फिर उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है, CO2 तथा जल का भी आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन में 22 बोलता है आपका पादप में जाइलम उत्तरदायी, जाइलम जो है तब जल के लिए, यहाँ पे ज से जाइलम और ज से जल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 को जैसे क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है किस से संबंधित है को बताना। उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क यानी कि किडनी, है ना। किडनी आपका क्या करता है? यहाँ पे क्या होता है? जल का क्या करता है? यहाँ पे क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र का भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है आपका
दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? काफ़ी आसान प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जैक बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। जो तंत्रिका तंत्र होता है, पहला तंत्रिका तंत्र मान लो ये हो गया और दूसरा तंत्रिका तंत्र मान लो ये हो गया, तो दोनों के बीच जो खाली स्थान बचता है इसको क्या कहते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। सिनेप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 को देते। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है आपका थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? जो थायरोक्सिन का स्राव होता है उसमें कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमें नमक के द्वारा आयोडीन को हम लोग लेते हैं, जिससे हम लोग का क्या होता है? थायरोक्सिन जो है नियमित रूप से संचालित हो पाता है, ठीक है, स्राव हो पाता है। उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है पराग कोष में क्या पाया जाता है? फूलों में जो पराग कोष बना होता है उसमें क्या पाया जाता है? आपको पराग कण पाया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पराग कण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोलन ग्रैंड्स हो जाएगा इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है हम लोग का मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन का कहने का मतलब है, मान लो कोई जीव है, इसका क्या होता है? इसका कोई भाग यहीं से निकल जाएगा, ठीक है, क्या कर रहा है? अलग जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। जैसे मुकुलन द्वारा जो होता है आपका ईस्ट में होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिया जाता है मुकुलन द्वारा आपका होता है हाइड्रा में होता है, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट इसका फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है आपका ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो हानिकारक विकिरण कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पायरा बैगनी किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो मैं बताने वाला था आप लोग का, मैं बताता हूँ कि पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो सारा पीडीएफ जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ 10 प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोग को बोला है कराऊंगा। उसके बाद आप लोग का एग्जाम का तैयारी नियमित रूप से चलेगा। कहीं कहीं से मैं क्वेश्चन दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे जो आपका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिएगा, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारा का सारा पीडीएफ भेज दिया जाता है। और आप चाहते हो जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन जरूर करना, ठीक है, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 को, उसके बाद लास्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपका डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो कहाँ पाया जाता है आपको बताना। डीएनए आपका पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन जो है क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका भूगोल में भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, आपका विज्ञान में भी पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं, जो कि आपका आता है 2 मार्क्स वाले प्रश्नों को हम लोग देखने वाले। तो आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यकीन मारो मेरे दोस्त, इस चैनल के माध्यम से आप लोग काफ़ी अच्छे ढंग से एग्जाम की तैयारी करा दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो 2 मार्क्स वाले प्रश्नों को हम 5 प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3 मार्क्स वाले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है इसमें आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि मान लो कोई लोहा होता है जिसको कि हम लोग एफी से करते हैं डिनोट, है ना। लोहा क्या करता है? विद्युत का सुचालक होता है, जिसपे हम लोग प्लस चार्ज देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? क्या आयनिक यौगिक है, या क्या क्या करेगा? विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया उत्तर आयनिक यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये आयन विद्युत आवेश के वाहक होते हैं। ये क्या होता है? जो आयन उत्पन्न करते हैं, ये जो आयन होते हैं ना, यही विद्युत आवेश के वाहक होते हैं ना। स्वतंत्र रूप से गति करने वाले इन आयनों की उपस्थिति के कारण ही ये यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसी पे वी लगा लो। यहाँ पे दिया गया आपका बोलता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ होता है आपको बताना था। यहाँ पे उत्तर दिया गया है पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों जिन्हें एस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा को रंध्र बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने रंध्र पढ़ा होगा स्कूलों में, है ना। यहाँ पे आगे बोलता है आपका इसके अलावा तने की सतह पर मौजूद वात रंध्रों और जड़ों की सतह से भी गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम और उसे परिपथ में जोड़ने का तरीका बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया उत्तर में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या बताते हैं? एमीटर कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ऊपर बताया है, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न था। एमीटर को हमेशा उस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है
जिसमें धारा मापनी होती है, ठीक है, ताकि परिपथ की पूरी धारा इससे होकर गुजर सके। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या आपको बताना है, अभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। वे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यह काफी आसान प्रश्न है, क्या बोलेगा, अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके जो धातु क्या बनाएगा, लवण और जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हो, उदाहरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर दिया गया Al2O3, और जिंक ऑक्साइड दिया गया यानी कि ZnO, उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो कि क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे और क्या बनाएंगे, हमारा लवण बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या आपको बताना है। उत्तर दिया गया आपका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखना है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्या है, आपको बताना होगा, तो न्यूरॉन होता है, ठीक है। यह तंत्रिका कोशिका है, जिसको कि तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। यह शरीर में सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो आगे हम लोग 3 मार्क्स वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। 3 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को हम लोग देखने वाले। इन प्रश्नों का उत्तर लगभग 3 से 5 वाक्यों में देना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है आपका अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया क्या है, यह संयोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है। तो उत्तर दिया गया है, उत्तर यहाँ पर दिया गया, अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद बनाता है। यह संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया में पदार्थ जुड़ते हैं, जबकि अपघटन अभिक्रिया में पदार्थ टूटते हैं, ठीक है। तो इसको अपघटन अभिक्रिया को विभोजन अभिक्रिया बोलना, आप लोगों ने विभोजन अभिक्रिया पढ़ा हुआ है, इसको विभोजन अभिक्रिया ही कहा जाता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स में पूछेगा, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोग को उत्तर देना होगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवाणु और फफूंदी जैसे अपघटक पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण आपको बताना है। जैसे जीवाणु होते हैं छोटे छोटे जीव और फफूंदी होते हैं छोटे छोटे जीव, वे अपघटक के लिए पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण आपको बताना है। यहाँ पर लिखा गया उत्तर में, अपघटक पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मृत पौधों और जानवरों की जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्या होते हैं, मृत जो होते हैं ना, पौधे हो या फिर जानवर हो, उनको क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ करके क्या बना देते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ये सरल पदार्थ फिर से मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। जब क्या होता है, जो आपका मृत जीव होता है या फिर मृत पौधे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिट्टी में मिलाया जाता है। ये क्या करते हैं, जीवाणु और फफूंदे का काम होता है, ठीक है। ये सरल पदार्थ फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिससे पोषण चक्र पूरा होता है। क्या होता है, जिससे पोषण चक्र पूरा होता है। इस प्रकार वे पर्यावरण को साफ रखने के और पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका आग का समंजन क्षमता क्या है। आग का समंजन क्षमता क्या आपको बताना है, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आग की समंजन क्षमता वह क्षमता है जिसके कारण आग का लेंस अपनी फोकस दूरी को स्वतः समायोजित कर लेता है। यह समायोजन आग के लेंस की वक्रता को बदल कर किया जाता है ताकि दूर स्थित वस्तुएं या निकट स्थित वस्तुएं दोनों ही रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस हो सके। यह क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है। तो यही था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाना है। साबुन का अणु 2 भागों से बना होता है। पहला होता है जल रागी सिरा जो जल में घुलता है, और जल विरागी सिरा जो तेल और गंदगी में घुलता है, ठीक है। जब साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो जल विरागी सिरा तेल की बूंदे को घेर लेता है। जल विरागी सिरा तेल की बूंदे को घेर लेता है और जल रागी सिरा बाहर की ओर रहता है, जिससे गोलाकार संरचना बनती है, जिसे मिसेल कहा जाता है। जिसे क्या कहता है, मिसेल कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। ये मिसेल पानी में पायस बनाते हैं, जिससे गंदगी पानी में घुल जाती है, और कपड़े से अलग हो जाती है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन में 5 उधर से लास्ट प्रश्न होने वाला हमारा। और बात रही 5 मार्क्स वाले प्रश्नों का मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जब आपका जैक बोर्ड है, आपका गिना चुना क्वेश्चन है, आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम के समय ही कराऊंगा 5 मार्क्स वाले प्रश्न, और वही आपको हूबहू देखने को एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में 5 उधर लेते हैं 3 मार्क्स वाले लास्ट प्रश्न को। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस लिए उपयोगी है।
यह नियम क्या बनाता है, क्या बताता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पे दिया गया है। उत्तर यहाँ पे देख सकते तो लिखा गया आपका फ्लेमिंग का वामहस्त नियम विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझने के लिए उपयोगी है। यह नियम उस बल की दिशा बताता है जो किसी धारावाही चालक पर तब लगता है जब उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यह नियम बताता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी को विद्युत क्षेत्र की दिशा माध्यमा को विद्युत धारा की दिशा में रखे तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाला बल की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, तो यही था आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।